नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। कोरोना संक्रमण के चलते फीके पड़ने लगे त्योहार, रमजान के मौके पर चहल पहल से आबाद रहने वाली दरगाह सुनसान। देश भर में कोरोना संक्रमण के चलते त्योहार भी फीके पड़ने लगे हैं। सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज के शहर अजमेर में रमजान के मौके पर चहल पहल से आबाद रहने वाली दरगाह क्षेत्र में अब चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। दरगाह क्षेत्र में संक्रमण के मामले ज्यादा आने के कारण क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया था, जिसके बाद अजमेर का दरगाह क्षेत्र कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया था। कोरोना के चलते ईद का रंग भी फीका हो चुका है। हालांकि राजस्थान सरकार द्वारा राहत देने के बाद दरगाह क्षेत्र में कुछ दुकानों को तो खोल दिया गया है, लेकिन हर समय आबाद रहने वाली दुकानें अब सूनी नजर आने लगी है। ना कोई व्यक्ति चूड़ी खरीदता हुआ नजर आ रहा है, ना तो कोई कपड़ा, ना ही श्रृंगार का कोई सामान। अब ऐसे में लगता है कि शनिवार या रविवार को देश भर में मनाई जाने वाली मीठी ईद पर कोरोना की मार कहीं फीकी न पड़ जाए। शायद ये पहला मौका है कि ईद को लेकर किसी में भी कोई खास उत्साह नजर नहीं आ रहा। अब ऐसे में घरों में रहकर मुस्लिम समुदाय के लोग ईद मनाएंगे। देखिए, मुल्क में जो हालात हैं, पूरी दुनिया में जो हालात हैं आज की तारीख में, सबसे पहले तो हम वापस से बारगाह गरीब नवाज के सामने खड़ा हूँ। रिपीट करना मुनासिब नहीं है कि दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस वबा से पूरे मुल्क के लोगों को बचाए, पूरी दुनिया के अवाम को बचाए और जल्द से जल्द हमें इससे निजात दिलाए। ईद आने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मीठी ईद है, लेकिन हालात को देखते हुए इसको हम फीकी ईद कहेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया, ख़ास तौर से हमारा हिंदुस्तान, जो गंगो जमनी तहजीब की एक बहुत बड़ी दुनिया के सामने मिसाल है, ये पूरा हिंदुस्तान इंशाअल्लाह ताला ईद भी मनाएगा और दिवाली भी मनाएगा। लेकिन ईद और दिवाली अब हमारी उस दिन होगी जिस दिन हम इस कोरोना वायरस को जड़ से ख़त्म करेंगे हमारे मुल्क से। मैं तमाम देशवासियों से, तमाम हमारे मुसलमान भाइयों से भी अपील करता हूँ कि सादगी के साथ घर में ही रहें। ईद पे किसी किस्म से कोई जश्न ना मनाएं घर, क्योंकि मौजूदा जो हालात हैं उसको देखते हुए हमारे जो अखराजात हैं नए कपड़े सिलाने में या दूसरे दीगर मामलात में, उन अखराजात को हम लोग गरीबों की इमदाद के लिए काम में लें, गरीबों की इमदाद करें, ज़रूरतमंदों को उस पैसे को दें ताकि वो अपनी 2 वक्त की रोटी उससे खा सकें। दौरे में सरपंच के द्वारा 101 कचरा पात्र भेंट, क्षेत्र के आसपास की दुकानों पर दिए कचरा पात्र भेंट कर दिया स्वच्छता का संदेश। कोरोना महामारी के बीच साफ सफाई का जितना ध्यान दिया जाए उतना बेहतर है। इसी को देखते हुए आज दौरा क्षेत्र में सरपंच के द्वारा क्षेत्र की दुकानों पर 101 कचरा पात्र भेंट किए गए। तेल की पीपे के कचरा पात्र तैयार करके सभी दुकानों पर दिए, जिसमें किराना की दुकान, सैलून, गाड़ी रिपेयरिंग सेंटर, इन सभी दुकानों पर भेंट किए गए ताकि वे सारा कचरा पात्र में डालें, जिससे कचरा बाहर ना फैले। सरपंच द्वारा कचरा पात्र भेंट कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। आज किस तरह से भारत माता की जय। हमने ग्राम पंचायत दौरे में स्वच्छ दौरे अभियान करके हमने एक अभियान की शुरुआत करी है और उसी के तहत ग्राम में हमने डस्टबिन बांटे हैं। गांव के जितने भी जनरल स्टोर हैं, हेयर सैलून है, डेयरी है और जो भी हमारे गांव की दुकान है, उन दुकानों पर अब आज हमने डस्टबिन बांटना चालू करा है। प्रत्येक दुकान पर जाकर डस्टबिन बांट कर उनकी स्कैनिंग करके उनको सावधानियां बरतने के लिए उनको सलाह दी है कि हाँ, आपको ध्यान रखना है, जो भी कचरा है उस कचरे को इकट्ठा करना है। उसके अलावा हमने गाँव में 2, 3, 4, 5 जगह हमने सफाई भी करी है आज। तो हमारा ये जो अभियान है अनवरत जारी रहने वाला है और इसी के तहत, इस अभियान के तहत हमारे गांव के प्रत्येक दुकानदार के पास हम डस्टबिन रखने वाले हैं और अभी हमने 101 डस्टबिन का लक्ष्य लिया है। तो काफ़ी डस्टबिन हमने बांट दिए है और बाकी और जो डस्टबिन है उसको हम बांटने वाले हैं। आने वाले दिनों में जो गाँव के जो प्रमुख चौराहे हैं, प्रमुख गली के जो मुँह हैं, वहाँ पर हम डस्टबिन रखने वाले हैं। और दौरे में निरंतर हमारा इस कोरोना महामारी के बाद से ही लगातार सेवा कार्य जारी है, जो कि अनवरत जारी रहने वाला है। चंद्रभान गुजर, ग्राम पंचायत दौरई। मेरा नाम लखन सिंह मंडरावलिया है। सरपंच साहब द्वारा चलाई गई मुहिम स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें दौरे गांव के अंदर हमने लिया है कि 101 डस्टबिन के डब्बे जो पूरे दौरे गांव में परचूनी दुकान है, नई की दुकान है और मेडिकल की शॉप है, यहाँ पर रखे जाएंगे। इसके द्वारा और सरकारी स्कूल में जहाँ हमने खाना बनाया था अन्नपूर्ण जनता रसोई में, वहाँ पर भी हम सफाई करते हैं। और इस अभियान के तहत आगे हम मंदिर और मंदिरों में, पार्कों में, सब जगह साफ सफाई कराएंगे। और सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज से खुल गए हैं रेलवे स्टेशन PRS काउंटर। 1 जून से शुरू होगी कुछ रेल सेवाएं। अजमेर मंडल से करीब 8 ट्रेनों का होगा संचालन। रेलवे बोर्ड में मुख्यालय के निर्देश अनुसार आज से आरक्षित टिकट जारी करने के लिए अजमेर मंडल के ब्यावर मारवाड़ जंक्शन, फालना, रानी, जवाई बांध, पिंडवाड़ा, राणा प्रताप नगर, मावली जंक्शन, कपासन और भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर एक यात्री आरक्षण काउंटर एक शिफ्ट में सुबह 8 से
दोपहर 3 बजे तक, जबकि अजमेर, आबू रोड व उदयपुर में एक काउंटर 2 शिफ्ट में सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोले गए हैं। वही इन काउंटर पर टिकट बुक करवाने वालों के लिए भी रेलवे प्रशासन द्वारा माकूल व्यवस्था की गई है और सभी यात्री मुंह पर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंस का ध्यान रख रहे हैं। ट्रेनों की संख्या में वृद्धि होने पर काउंटरों की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। इन काउंटरों से यात्री दिनांक 25 मई सोमवार से टिकट रिफंड भी ले सकेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर आमजन से अपील की थी कि वे ऑनलाइन टिकटिंग की प्राथमिकता दें और स्टेशन पर आरक्षण हेतु पहुंचने पर मास्क लगाएं और गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय व सरकार द्वारा कोविड-19 से संबंधित विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन करें। रिजर्वेशन काउंटर भी खोल दिया गया है। किस तरह से गाड़ियों का संचालन हो रहा है, कितनी गाड़ियाँ शुरू की गई? अजमेर डिवीज़न में अभी 2 ट्रेनें ओरिजिनेट होंगी। इसमें से एक जनशताब्दी अजमेर से चलेगी, वो सरायरोला के लिए जा रही है। दूसरी ट्रेन मेवाड़ एक्सप्रेस रहेगी जो उदयपुर स्टेशन से चल के निजामुद्दीन स्टेशन तक जाएंगे। अजमेर डिवीज़न में हमने 13 स्टेशनों पे PRS काउंटर खोले हैं और इन्हीं 13 में से 3 लोकेशन ऐसी हैं जहाँ पे हमने 2 शिफ्ट में काउंटर खोले हैं, जिनमें उदयपुर, अजमेर और आबू रोड स्टेशन है। आबू रोड स्टेशन पे और अजमेर में, उदयपुर में तीनों जगह पे 8 से रात के 8 बजे तक 12 घंटे के लिए PRS काउंटर खोले गए हैं। बाकी 10 लोकेशन पे एक शिफ्ट में 8 बजे से सुबह दोपहर के 3 बजे तक काउंटर्स खोले गए। अच्छा, और भी कोई गाड़ियाँ सुचारू रूप से कब तक शुरू होगी कुछ? अभी जैसा कि हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने 100 ट्रेनों के लिए कहा है, अभी आने वाले समय में रेलवे बोर्ड स्तर पे और भी ट्रेनें प्लान की जा रही हैं। अजमेर डिवीज़न से 2 ट्रेनें ओरिजिनेट होने के अलावा एक आश्रम एक्सप्रेस है, वो भी बाईपास ट्रेन होंगी, और दूसरी सूर्यनगरी एक्सप्रेस जो मारवाड़ से लेके पालनपुर के बीच में अजमेर डिवीज़न में रहेंगी। नर्सेस कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन, गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी। संपूर्ण राजस्थान में नर्सेस का गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी के तहत आज JRN अस्पताल के सभी नर्सेस कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस पर पदनाम केंद्र के अनुसार नहीं करने पर नर्सेस में काफी रोष देखने को मिल रहा है। नर्सेस कर्मी भावजीत ने जानकारी देते हुए बताया कि चिकित्सा मंत्री द्वारा 16 मई को सकारात्मक ट्वीट किया गया, जिसमें 1-2 दिन में सकारात्मक निर्णय की बात कही। उसके बाद आज दिनांक तक सकारात्मक कार्रवाई न होने पर हमें मजबूरन विरोध करना पड़ रहा है। राजस्थान में नर्सेस ने काली पट्टी और मास्क लगाकर मरीजों की सेवा की और सरकार के समक्ष विरोध दर्ज कराया। आज आप किस मांग को लेकर यहाँ एकत्रित हुए? 5 सूत्री नर्सिंग कर्मचारियों की मांगों को लेकर प्रदेश स्तर के प्रदेश अध्यक्ष खुशी राम जी मीणा राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेजों में सभी नर्सिंग कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। हमारी 5 सूत्रीय मांगें काफ़ी वर्षों से लंबी चल रही हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। कोरोना जैसी महामारी के चलते जो किसी तरह का सरकार पर वित्तीय भार नहीं पड़ रहा है, केंद्र के समान वेतन है और नर्सिंग ऑफिसर बनाने की मांग है। हाल ही सरकार के द्वारा 28 अप्रैल को 9000 ANM GNM की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन नियुक्ति में किसी तरह की गाइडलाइन स्पष्ट नहीं, जोनिंग से संबंधित स्पष्ट नहीं दी गई है। इससे सभी नर्सिंग कर्मचारियों में रोष की स्थिति व्याप्त बनी हुई है। और हाल ही 2 दिन पहले रघु शर्मा जी के द्वारा एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि नर्सिंग ऑफिसर पदनाम की घोषणा को हमने गंभीरता से लिया है और इसका फैसला 1-2 दिन में हो जाएगा। आज उस बात को 4 दिन बीत गए हैं, मंत्री जी के द्वारा किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिला है। इसलिए कोविड जैसी महामारी के चलते सभी नर्सेज ने जनमानव भावना को देखते हुए काली पट्टी के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया है और अगर सरकार इन मांगों पर इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो काली पट्टी के माध्यम से विरोध दर्ज कराया जाएगा और आगे आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। भवजीत पथैना, प्रदेश मीडिया प्रभारी, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन। महामारी के बीच रोडवेज बंद होने से प्रतिदिन 30 लाख रुपए का हो रहा है नुकसान। फिलहाल प्रवासी मजदूरों को इधर उधर छोड़ने की सेवा में लगी है रोडवेज की गाड़ियां। अजमेर में रोडवेज के 3 डिपो है। अजमेर व CBS को प्रतिदिन 30 लाख का घाटा हो रहा है। इस लिहाज से तीनों डिपो को अब तक 18 करोड़ का नुकसान हो चुका है। पहले से आर्थिक रूप से पिछड़ रही रोडवेज के लिए इस नुकसान की भरपाई करना चुनौती भरा होगा। अजमेर अभी रेड जोन में है, जिसकी वजह से ये गाइडलाइन के अनुसार बसों के संचालन में देरी होगी। अजमेर जोन के नोडल प्रभारी अनिल पारिक ने बताया कि राज्य सरकार हालांकि रोडवेज बसों को चलाने की कवायद में जुटा है। ऐसे में रेड जोन में अजमेर के तीनों डिपो की बसें फिलहाल नहीं चल पाएगी। हालांकि पारिक ने उम्मीद जताई कि अजमेर भी जल्द ही ऑरेंज व ग्रीन जोन में आ जाएगा और जल्द ही यात्रियों को रोडवेज की बसों में यात्रा का लाभ मिलेगा। लॉकडाउन के चलते रोडवेज का संचालन बंद है 2 महीने से, तो किस तरीके का असर पड़ा है
घाटा रहता है, पहले भी वैसे भी रहा है, उसके बाद और बताता 2 महीने से रोडवेज का संचालन बंद है। तो रोडवेज के अजमेर में 3 डिपो है। तीनों डिपो में 30 लाख रुपए पर डे का नुकसान हो रहा है वाहनों के संचालन नहीं होने से। फिर भी हमारे मुख्यालय और राज्य सरकार के आदेश से जो प्रवासी मजदूरों के लिए बसें चल रही है उनको हम चला रहे हैं। रेलवे स्टेशन भी छोड़ रहे हैं, रेलवे स्टेशन से लाके उनको गंतव्य तक छोड़ रहे हैं। और अभी रोडवेज प्रवासी मजदूरों के और कोरोना के जो इधर उधर जो फंसे हुए लोग हैं उनकी सेवा के लिए काम कर रही है। तो लगभग अब तक कितना नुकसान हो चुका होगा? अब तक पर डे 30 लाख रुपए का नुकसान हो गया अजमेर। पूरी सुरक्षा के साथ सैलून की दुकानों पर किया जा रहा है काम। 2 महीने बाद खुले हैं अजमेर के सैलून। बिना मास्क के नहीं दी जा रही एंट्री। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के बीच सरकार ने सैलून खोलने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद अजमेर में भी 2 महीने बाद सैलून खुले। सरकार के कड़े निर्देश है कि सैलून संचालक को पूरी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। इसलिए संचालक भी अपनी दुकान में पूरी सुरक्षा का सामान जैसे सैनिटाइजर, मास्क, फेस शील्ड का प्रयोग कर रहे हैं। दुकान में किसी को भी बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जा रही। साथ ही जो भी बाल कटवाने आ रहे हैं उनके नाम, पते और फोन नंबर भी लिए जा रहे हैं। आपके कहाँ पर दुकान है, क्या है? अपनी दोराई के अंदर दुकान है और 2 महीने के बाद खोली है, 2 दिन हुए हैं। और सैनिटाइज करके जो भी काम करते हैं, तौलिया हुआ, कपड़ा हुआ, उसको धो के और फिर यूज करते हैं। और एंट्री भी हो रही है, मतलब जैसे कोई कस्टमर आता है, शेविंग कराता है, कटिंग कराता है, तो उसका नाम, उसके फ़ोन नंबर और एड्रेस पूरा लेते हैं। हाँ बताइए, क्या 2 महीने बाद दुकान खुल चुकी है नाइयों की और आपके गाँव में है, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और किस तरह से सुरक्षा का इंतजाम करके बाल की दुकान कर? ग्राम पंचायत दोरई में हेयर सैलून की ऐसी 8 दुकानें हैं और सभी दुकानों पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम करे गए हैं। 2 महीने बाद दुकानें खुली हैं लॉकडाउन के 4थे चरण में। और दुकानें खुलने के बाद में सुरक्षा के पूरे उपायों के साथ में जो हेयर सैलून वाले हैं उन सबके द्वारा काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये विजय जी हैं, जिन्होंने जो भी यहाँ पर आ रहे हैं बाल कटवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए, सबके नाम की एंट्री की जा रही है, सबके मोबाइल नंबर लिखे जा रहे हैं। और बाकायदा हर एक दुकान पर ऐसा ही ये जो क्रम है, इनका सुरक्षा का जो क्रम है वो जारी है। और सभी लोग अपनी खुद की सुरक्षा, हमारे गांव वालों की सुरक्षा और सभी की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षात्मक उपकरणों के साथ में ये काम कर रहे हैं। किस तरह से ग्लव्स और मास्क लगा रखा है और इन्होंने सभी जो हेयर सैलून में जो भी ग्रामवासी आते हैं उन सबसे यही आग्रह किया गया है कि जब भी आवें यहाँ पर तो मास्क लगा के आवें, बिना मास्क लगाए नहीं आवें। और जो हेयर सैलून वाले हैं वो भी जब कटिंग कर रहे हैं या दाढ़ी बना रहे हैं या कलर कर रहे हैं तो इन्होंने भी सुरक्षा की दृष्टि से हाथ में ग्लव्स पहनना, मुँह पर मास्क पहनना और सैनिटाइज का प्रयोग करना, पूरा सुरक्षा के जो दृष्टि से जो काम करने चाहिए वो सारे काम के साथ में ये कार्य कर रहे हैं ग्राम पंचायत दोरई में। अजमेर टांगा गाड़ी पर कोरोना का असर, गरीब परिवार की टूटी कमर, 60 से 70 परिवारों की चलती है रोजी रोटी। देश भर में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के बाद सभी की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, तो व्यापार जगत की संसद गरीब तबके का व्यक्तित्व के लिए भी जीवन यापन करना दुर्भार हो चुका है। लॉकडाउन को 2 महीने से ज्यादा दिन का समय बीत चुका है। अब ऐसे में टांगा गाड़ी चलाने वाले टांगा चालकों पर आफत का पहाड़ी गिर चुका है, जो अपने परिवार का पेट पालने और जानवर का पेट पालने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में बरसों पुरानी टांगा गाड़ी पर संकट के बादल छा चुके हैं। धीरे धीरे महामारी के कारण व्यापार भी अंधकार में डूबता जा रहा है। देश भर में महामारी लॉकडाउन के चलते ना तो सड़कों पर पर्यटक नजर आ रहे हैं और ना ही धर्म के स्थानों पर श्रद्धालु। ऐसे में व्यापार पूरी तरह से डूबता जा रहा है। अब इस महामारी से ऊपर भी आ पाएंगे या नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब तक पर्यटकों की आवाजाही व धार्मिक स्थलों को नहीं खोला जाएगा, तब तक इस व्यापार पर कोरोना की मार पड़ती रहेगी। मैं असलम भाई टांगा यूनियन अध्यक्ष हूँ। हमारी यूनियन रजिस्टर्ड है। हम 2 महीने लॉकडाउन के अंदर ऐसा हाल हो गया, हमारा 60 टांगे घोड़े चलते हैं अजमेर के। कुल जहाँ 800 टांगे घोड़े थे, जो 60 टांगे घोड़े बचे, इनकी भी रोटी रोजी चली गई। हम घोड़ों को खिलाएं या हम खाएं, प्रशासन हमारी तरफ देख नहीं रहा है कि गरीब टांगे वाले कहाँ जाएंगे। इनके 60-70 परिवार पलते हैं, मजदूर है। एक बच्चों को खिलाएं या घोड़ों को खिलाएं। रोज़ एक घोड़ा 200 रुपये 250 रुपये रोज़ घोड़े का खर्चा है, हमारे परिवार का खर्चा है। अब ये 4-5 महीने तो और चली गई। जब दरगाह, हमारा सिर्फ दरगाह की वजह से धंधा चलता है, दरगाह बंद है तो धंधा बंद है। यहाँ नौकर सवारी को बेचती नहीं है। हम क्या करें, हम मजबूर है। अब ये स्थिति आ जाएगी कि बाद में अगर और ज़्यादा रहा तो हमको घोड़े टांगे बेचने पड़ेंगे, चूने बाटे मजदूरी का भी दूसरी मजदूरी करनी पड़ेगी। अजमेर में आज 7 और मरीज मिले कोरोना पॉजिटिव। अजमेर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 283 पर। केवल 43 केस रह गए हैं एक्टिव।
आज अजमेर के कोरोना मीटर की बात करें तो आज 7 और पॉजिटिव मरीज मिले हैं। डॉक्टर संदीप माहेश्वरी ने बताया कि अजमेर में आंकड़ा 283 पर पहुंच चुका है। आज मिले 7 पॉजिटिव मरीजों में 6 प्रवासी है जो बाहर से आए हैं और सभी जवान हैं। केवल एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, लेकिन अब अजमेर में केवल 43 मरीज ही पॉजिटिव रह गए हैं। आज 2 और मरीजों को डिस्चार्ज करके क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। अब तक जो हमारे पास में 7 नए और पॉजिटिव पेशेंट आए हैं और ये 7 में से 6 जो हैं प्रवासी नागरिक हैं। 3 लेसवा पुष्कर निवासी हैं, 2 पीसांगन निवासी हैं, 1 रहमान खेड़ा ब्यावर निवासी हैं और 1 जसवंतपुरा निवासी हैं। सभी लोग यंग हैं, एक महिला जरूर उसकी उम्र 41 साल है, बाकी सब लोग यंग हैं क्योंकि प्रवासी नागरिक की मेहनत करने बाहर जाते हैं। और जो मरीज़ हमारे पास इस वक्त हैं उसमें से एक्टिव केसेस सिर्फ 43 रह गए हैं, बाकी सभी मरीजों को छुट्टी की है। आज हमने सिर्फ 2 मरीजों को छुट्टी की है, लेकिन जो मरीज़ अभी हमारे पास में है सब ठीक है। भगवानगंज क्षेत्र में जनरल स्टोर पर चोरी, चोर 15 से 20 हजार का माल लेकर फरार, मामला थाने में दर्ज। 2 महीने से लगे लॉकडाउन की वजह से पहले व्यापारी परेशान हो रहे हैं और अब चोर भी व्यापारियों को चैन से नहीं जीने दे रहे हैं। लॉकडाउन के बीच भी वे चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। भगवानगंज क्षेत्र स्थित एक जनरल स्टोर की दुकान पर कल रात चोरों ने धावा बोला। दुकान मालिक का कहना है कि वह कल शाम 6 बजे दुकान बंद करके चला गया था, जिसके बाद आज सुबह दुकान खोलने आया तो दुकान के ताले टूटे मिले। गले में पड़ी नकदी गायब थी, मंदिर में पड़े चांदी के सिक्के भी गायब थे। कुल 15 से 20 हजार का माल साफ हुआ है। चोरी का मामला भगवानगंज चौकी में दर्ज करवाया गया, जहां से पुलिस तफ्तीश में जुटी है। मेरी दुकान है राजेंद्र स्टोर के नाम से। मेरा नाम प्रकाश कलवानी है। शाम को मैं 6 बजे यहाँ से निकला, ताले वाले फिर लगे हुए थे। सुबह मैं दूध लेने आया 6 बजे तो ताले टूटे मिले। अंदर चेक किया तो गले वाले सब खाली पड़े हैं, उसमें से काफ़ी नकदी गायब थी और चिल्लर थी 5000 करीब की, और भगवान की मूर्तियाँ सब बिखरी पड़ी थी। वहाँ से चांदी के सिक्के थे 5-6 करीब, ऐसे करके 15-20 हजार का माल गायब हुआ है दुकान से। मुकदमा दर्ज करा दिया सर। कौन से थाने में? ये राम भगवानगंज चौकी में सर। आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश। सर ये भगवानगंज रामबाग चौराहे पर राज जनरल स्टोर है, अपने हमारे व्यापारी एसोसिएशन के है। और रात को शाम को अपनी दुकान बढ़ा करके गए थे 6 बजे बाद, और सुबह जब आए तो उनको पता लगा कि अपनी दुकान के ताले टूटे पड़े हैं। फिर अंदर आके देखा तो उनके काफ़ी नकदी सिक्के, चिल्लर और चांदी के सिक्के जो पूजा की बारी में रखे हुए थे और कुछ सामान जो उनको ध्यान नहीं आ रहा है वो काफ़ी चुरा करके लेके गए। और पुलिस की गश्त भी रहती है, रामबाग चौराहे बैठी रहती है, लेकिन उसके बावजूद अंदर की तरफ बल्लियाँ लगी हुई है, तो शायद पुलिस यहाँ पर आई नहीं होगी। क्योंकि ये आए दिन अभी जिस तरह से लॉकडाउन है, जिस तरह से लोग घरों में बेचारे बंद बैठे हैं रात को दिन में, तो इन चोरों को क्या है कि चोरी करने का समय रात को ही मिल रहा है। और हमारा भी अभी मुकदमा दर्ज करा करके हम अभी आए हैं और ऐसे चोरों को पकड़ने के लिए हम भी पुलिस प्रशासन का साथ देंगे। अगर हमारी कोई आवश्यकता पड़ती है, हमारी कोई जरूरत पड़ती है तो हम भी पुलिस का साथ। किस चीज़ की दुकान थी इनकी? सर इनकी जनरल स्टोर की दुकान। किस जगह है? अपने रामबाग चौराहे के अंदर चलते हैं। लगभग कितने को माल गया होगा? 10 से 15 हज़ार के बीच में इनका माल गया। इसके अलावा चांदी के सिक्के? चांदी। अजमेर में फंसे बिहार निवासियों को हो रही है परेशानी। अजमेर में अब भी फंसे हैं कई बिहारी लोग, ऑनलाइन भी टिकट नहीं हो रही बुक। कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन की वजह से कई प्रवासी अजमेर में फंस गए थे, जिसमें कई राज्यों के लोग थे जो अजमेर में काम करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। परंतु लॉकडाउन की वजह से काम धंधा सब खत्म हो गया, सबको अपने घर जाना है। पूर्व में भी प्रशासन द्वारा कई विशेष ट्रेन के माध्यम से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को बिहार भेजा गया था, परंतु अब भी अजमेर में कई प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। आज कुछ ट्रेनों की बुकिंग चालू हुई तो कई बिहार निवासी लोग स्टेशन पर पहुंचे और पूछताछ की, लेकिन बिहार की कोई ट्रेन का पता नहीं चला। ऑनलाइन भी टिकट बुक न होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार का लेने आया पर अभी पता नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए जानकारी लेने के लिए आए हैं। अगर टिकट मिल जाएगा तो टिकट कर लेंगे, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ पे दे रहे थे तो गाड़ियाँ कोई भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ एक भी गाड़ियाँ नहीं है बिहार से फ्री मजदूरों के लिए, कोई गाड़ी नहीं है। कितने दिन से फंसे हैं? कम से कम 2.5 महीने से मेरा परिवार फंसा हुआ है यहाँ पर। इस क्षेत्र में? हाँ, दरगाह क्षेत्र में। हाँ, काय के लिए आए थे? दरगाह कमाते हैं हम, दरगाह शरीफ में काम करते हैं। फंसे हुए हैं, मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। फार्म तो जमा करा रहे हैं, हर जगह जमा करा रहे हैं, मतलब कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। पटेल मैदान में बोलते हैं गांधी भवन जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, मतलब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। खुला जब आए आप? आज काउंटर खुला है जब आए हम। नाम बताएं। मोहम्मद आमिर। मैं क्या कहते हैं कि उर्स के मौके पे आया था और लॉकडाउन होने से मतलब कुछ दिन पे 2-3 दिन पहले आकर के यहाँ पहुँचा था मैं, इतने में लॉकडाउन हो गया। तो अभी जो है मैं गांव जा नहीं पाया और हमारे लोग जो जान पहचान वाले थे उन लोगों के पास मैं रह रहा हूँ और खा रहा हूँ। अभी हमको बहुत परेशानी हो रही है। कितने टाइम से फंसे हुए थे? मुझे हो गया 2 महीना हो गया मुझे आकर के यहाँ। हाँ, आपको क्या तो जाने की सुविधा? अब जाने का सुविधा ही नहीं हो रहा है। ऑनलाइन किया लेकिन ऑनलाइन में कुछ पता ही नहीं चला कि जो है नंबर ही नहीं आया मेरा।
खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही है। अभी हमारे दोस्त लोग हैं, मतलब जो जान पहचान वाले हैं, उन लोगों के पास खा रहा हूँ, रह रहा हूँ, लेकिन वो लोग भी कितना दिन तक खिलाएंगे। हाँ सर, मेरा नाम मुबारक है, बिहार से। हाँ जी, अजमेर में हम लोग 6-7 महीने से रह रहा हूँ और यहाँ पे लॉकडाउन लगा जब से हम लोग परेशान है। और बिहार के लिए ट्रेन गया था, हम लोग रजिस्टर करवाए थे, नंबर नहीं आया। 2-3 बार 4-5 बार रजिस्टर करवाया था ई-मित्रा से, बोले कि फ़ोन आएगा, लेकिन किसी का फ़ोन नहीं आया। और फिर हम लोग बस से कुछ आदमी गए, हम लोग को बस भी नहीं मिला और गए, बोले कि पटेल मैदान में जाओ, वहाँ से भी वापस आए। फिर बोले कलेक्टर ऑफिस जाओ, वहाँ से भी वापस आए। फिर स्टेशन हम लोग आए, बोले कि स्टेशन में पता कर लो, यहाँ से भी कुछ माल नहीं बताया, बोले यहाँ से ट्रेन अभी नहीं है। परेशानी खाने पीने का दिक्कत हो रहा है सर, जो भी पैसे था कमा हुआ वो खा लिया है, अभी बहुत दिक्कत में है हम लोग। आप कितने टाइम से मौजूद हैं? हाँ जी, कितने टाइम से अजमेर 6 महीने से रह रहे हैं। हाँ जी, हाँ लॉकडाउन में फंसे हैं सर। मेरा नाम मोहम्मद कौसर है। ये घर जाने के लिए क्या करते हैं आप अजमेर? यहाँ होटल में काम करते थे। अब क्या परेशानी आ रही? कुछ ही थोड़ा मिसेज प्रेग्नेंट है, इसको घर जाना, डिलीवरी घर में कोई है ही नहीं, मैं मिसेज अकेला है, और क्या करना है। और यहाँ आप कितने टाइम से जॉब कर रहे हैं? यहाँ 7 साल और 6 महीने 7-8 महीना हो गया। अब आपको मतलब कितनी परेशानी हो रही है जाने में? जाने ईमेल किया तो ईमेल में मैसेज आया है, ये मैसेज आया आपका कि या इसमें रजिस्टर करो, रजिस्टर करने से हो नहीं रहा है, या ये नंबर पर फ़ोन कीजिए। दिख रहा है ना 1880 180 61 28 में कॉल करो। फ़ोन कर, इसमें लग नहीं रहा है ना, ई-मित्र से हो रहा है दोबारा, तो ऐसे में क्या करना है। इसमें भी दिया कि 3 दिन करो, 3 दिन के बाद आपका यह निरस्त हो जाएगा, आपको ऑनलाइन किया ही नहीं है, सब बोल रहा है। आज दूसरा दिन हो गया, कल तीसरा दिन, कल तक देखना है, फिर उसके बाद कहाँ से, ये मित्र भी तो नहीं हो रहा है। और यहाँ जितने भी भेजे हैं जायरोनों को भेजे हैं, और यहाँ हम लोगों को कोई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं गया था कलेक्टर ऑफिस, वहाँ से पटेल मैदान यहाँ गया 2 दिन पहले। फिर पटना नगर निगम बोला कि अपने पर्सनल गाड़ी करके चल जाओ, जाना चाहता हो तो ज़रूरी है तो पर्सनल गाड़ी करके चल जाओ। और पर्सनल गाड़ी पूछने से 80-90 हज़ार मांग रहा है, उतना देने सकती नहीं है। मेरा नाम महेश है, ये मैं बिहार बक्सर जिला से रहता हूँ। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।